So, hi everyone यार, hope you all are doing fine. Myself डॉक्टर मिलिंद. आज अपना मेन टॉपिक रहेगा यार पेरिकार्डियल डिजीजेस एंड वी विल फर्स्ट डिस्कस ऑल द सॉर्ट्स ऑफ पेरिकार्डियल डिजीजेस, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, और उसके बाद देन वी विल गो थ्रू नोट्स, है ना. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि देखो, पेरिकार्डियल डिजीजेस के अंदर तीन लेयर्स होती है हार्ट की. सबसे अंडर एंडोकार्डियम, है ना. एंडोकार्डियम की डिजीज कौन सी थी? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. और कौन सी? रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर तो तीनों लेयर को इन्वॉल्व कर सकती है. एंडोकार्डियम ऐसा कोई अलग टर्म नहीं है, बेसिकली जो सबसे इनर लेयर है जिसके अंदर वॉल्व आते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, है ना. और वॉल्व अफेक्टेड हो जाएंगे तो एंडोकार्डाइटिस में भी हो सकते हैं, रूमेटिक फीवर में हो सकते हैं. तो एमआर एमएस दे आर ऑल एंडोकार्डियल डिजीजेस, है ना. तो अलग से वो कोई टर्म नहीं है. सेकंड इज मायोकार्डियम, है ना. जो मस्कुलर लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं. सबसे अंदर एंडोकार्डियम, देन मायोकार्डियम. मायोकार्डियम की डिजीज कौन सी होती है? मायोकार्डाइटिस, है ना. जो कि कॉमन कॉज क्या होता है? वायरल कॉज. क्या नहीं देना? स्टेरॉइड नहीं देना. और आपको पता है, अगर वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वेंट्रिकुलर वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद फेलियर. ही बेसिकली विल नॉट बी एबल टू पंप इट. तो उसके अंदर आपको फेलियर को ट्रीट करना है, स्टेरॉइड अवॉइड करना है और कॉज को ट्रीट करना है. लास्ट टेस्ट जिसका आज अपना डिस्कशन होता है, कवरिंग ऑफ द हार्ट, इज नोन एज पेरिकार्डियम, है ना. पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, में दो चीजें इसकी मेन होती है. तो अब देखो, मैं आपको चार पेरिकार्डियल डिजीज बताता हूँ. फर्स्ट इज अपना पेरिकार्डाइटिस, सेकंड इज कार्डियक टेम्पोनार्ड, थर्ड इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एंड द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. ठीक है. अब जो पहला होता है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ द पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम की स्वेलिंग होती है, तो इट इज एक्यूट इलनेस. ठीक है. तो इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है, एक्सरे विल बी नॉर्मल, इको विल बी नॉर्मल, लेकिन इन्फ्लामेशन है, आइटिस वर्ड आ रहा है, तो पेशेंट विल हैव पेन. दैट इज पेरिकार्डाइटिस. अब इसके मल्टीपल कॉजेज होंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, लेकिन मेन क्या बात समझना है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड दीज आर डिफरेंट थिंग. पेरिकार्डाइटिस हुआ है मतलब एक्यूट हुआ है, मतलब इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को पेन होगा, आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे एनसेड देने हैं, जैसे स्टेरॉइड देना है, कोल्किचीन देना है. लेकिन एक होता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मतलब वहां इन्फ्लामेशन, आपको पता है बॉडी के अंदर स्टेजेस क्या चलते हैं, जब भी बॉडी में लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन चलता है तो पहले वहां न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होते हैं, फिर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट आते हैं, देन उसके अंदर फाइब्रोसिस होता है और फाइनली कैल्सिफिकेशन होता है. तो अगर किसी भी रीजन से इन्फ्लामेशन बहुत लंबे टाइम तक है, तो वहां पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन के बाद फाइनली कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. तो वो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. ठीक है. क्योंकि देखो, अभी यहां से आप एक बात समझना, आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ये मान लो मेरी मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम है ना. और ये ना मान लो मेरी ये लेफ्ट हैंड जो है पेरिकार्डियम है. तो नॉर्मली दे बोथ हैव वेरी स्मूथ मूवमेंट. ठीक है. तो नॉर्मली ये हर्ट ऐसे ऐसे बीट करता है, दोनों बहुत ही आराम से शांति से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन what happen in is constructive pericarditis, now it gets calcified and it will remain here, because आपको पता है calcification वाली चीज में मोबिलिटी नहीं होती. तो अब क्या होगा? My heart will contract like this. Now the slapping sound that you heard, that is known as pericardial knock basically, और कुछ नहीं है, क्योंकि there is sudden restriction of the movement. ठीक है. दैट इज पेरिकार्डाइटिस. देन अपना है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन और टेम्पोनार्ड, ये मेरे को भी यूजी के दौरान बहुत कंफ्यूजन होता है से, आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड टेम्पोनार्ड, द वन वर्ड डिफरेंस इज, वन इज एक्यूट, वन इज क्रॉनिक. ठीक है. सपोज आई गेट ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और somebody stabs me in the chest, तो वहां क्या होगा? एक्यूटली जो पेरिकार्डियम होगी, विसरल पेरिकार्डियम, वो रप्चर होगी और ब्लड किस में आएगा? पेरिकार्डियल सैक के अंदर आएगा. Now my heart and my body has adapt do not have adequate time to adapt due to the trauma, or I will go in obstructive shock. तो होता क्या है कि एकदम से ब्लड का एक्यूमुलेशन होना, एकदम से एयर का एक्यूमुलेशन होना, दैट विल कॉज कार्डियक टेम्पोनार्ड. द माय बॉडी विल नॉट हैव टाइम फॉर कंपनसेशन, आई विल गो इन शॉक. ठीक है. दैट इज एक्यूट कंडीशन. व्हाट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन? मान लो आई हैव हाइपोथायराइडिज्म, और my lymph node, all the chest and nearby lymph nodes are excised due to any carcinoma.
Now what will happen is there will be like 20-30 ml of accumulation of fluid every day. हर दिन 20-30 ml 20-30 ml होगा। और हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट का डायग्नोज नहीं हो रखा, वो अलग अलग डॉक्टर के पास चलेगी, कईयों ने एंजाइटी न्यूरोसिस लेबल कर दिया, then on the span of 10 to 20 years now that will be like 2 4 500 ml of the extra fluid in the pericardial sac। लेकिन यहाँ और टेम्पोनाड में डिफरेंस क्या है? टेम्पोनाड ऐसे चुटकी में हो रहा है, somebody stabbed me in the chest, I got pericardial tamponade। pericardial effusion is happening throughout the years, और उसके कारण क्या होता है? उसके कारण the heart has time for adaptation, so there will be no shock like presentation, there will be no acute presentation। और आप उसको जैसे diagnose करोगे, mostly like we have seen in the residency, it is uncontrolled hypothyroidism, we just start the thyroxine and steroids, patient settle हो जाता है। लेकिन टेम्पोनाड के अंदर यू नीड टू ट्रेन इट अर्जेंटली बिकॉज हर्ट डू नॉट हैव टाइम फॉर कंपनसेशन। इफ यू डू नॉट डू इट तो पेशेंट को शॉक के कारण पेशेंट विल एक्सपायर। ठीक है, तो ये चार बीमारियां डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अपने पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। इसके मेजर कॉजेज आई हैव रिटन ऑल द कॉजेज इन द नोट्स। मेजर कॉज क्या है? फर्स्ट इज रेडिएशन, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल पेरिकार्डाइटिस, बाकी ट्यूबरकुलर भी है, और जो भी छाती के पास वाले कैंसर है ना, दैट आर ऑल नियर द हार्ट, दैट में आल्सो इन्फिल्ट्रेट पेरिकार्डियम एंड कॉज पेरिकार्डाइटिस। तो जैसे सीए इसोफेगस, सीए लंग, सीए ब्रेस्ट, lymphoma, these all are the cancer that can infiltrate your parietal pericardium or visceral pericardium and cause pericarditis। तो मोटा मोटा जो आपको याद रखना है, that is radiation, viral most common, carcinoma and post MI। Can anybody type in the chat what do you call post MI pericarditis? What is the term syndrome that we use? बहुत सही अभिषेक, अनिरुद्ध बिल्कुल सही, ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम इज द टर्म दैट वी यूज फॉर पेरिकार्डाइटिस दैट हैपेंस जस्ट आफ्टर ए एमआई। ओके, अब अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब पेरिकार्डाइटिस का डायग्नोसिस कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर विल बी मल्टीपल कंकेव एसटी एलिवेशन, है ना, लीड 1 से लेके V6 को लेके एवीआर को छोड़ के, क्योंकि एवीआर हर बार उल्टा चलेगा, तो एवीआर को छोड़ के बाकी सब जगह एसटी एलिवेशन मिलेगा कनकेव। लेकिन वो सब में मिले ना मिले, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? पीआर सेगमेंट डिप्रेशन। मतलब आप देखो हर बार एसटी सेगमेंट की बात करते हैं अपने, वो एलिवेट हो रहा है, वो फ्लैटनिंग हो रही है, उसमें डिप्रेशन हो रहा है। अकेली पेरिकार्डाइटिस ऐसी बीमारी है देन जहां अपने पीआर सेगमेंट की बात करेंगे, एसटी सेगमेंट की नहीं बात करेंगे। एसटी सेगमेंट कैन हैव कनकेव एसटी एलिवेशन, लेकिन पीआर सेगमेंट के लिए यही बात होगी, पीआर सेगमेंट क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगा। पीआर सेगमेंट क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगा। तो लेकिन what you have to be careful as a physician, as a MBBS graduate is that acute pericarditis ना आपको चेस्ट एक्सरे पे दिखेगा, और ना ही आपको इको पे दिखेगा, ना ही आपको सीटी पे दिखेगा। ये क्लिनिकल और ईसीजी बेस्ड डायग्नोसिस है। ठीक है, तो क्लिनिकल में यू विल फाइंड ए क्लासिकल पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन करा था। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब छाती में बहुत दर्द हो रहा है, यू विल थिंक ऑफ एमआई, और आपने ईसीजी कराई, ईसीजी एज ए गो थ्रू फर्स्ट आपने सब चीज नॉर्मल सोच ली, फिर वो बार बार बोलेगा कि सब मेरे ना यहाँ ऐसे गर्दन में, दोनों गर्दन में दर्द आ रहा है, दोनों कंधों में दर्द आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही लेटता हूँ छाती में दर्द बढ़ता है, सांस लेता हूँ छाती में दर्द बढ़ता है, दैट इज पेरिकार्डाइटिस। तो होता क्या है कि उस पेशेंट के ये क्लासिकल पेन होता है, जो कि एक एमआई का पेन नहीं है, जो कि एक जीआरडी का पेन नहीं है। तो दिस इज द पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या दोगे? इट इज इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर मोस्टली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो ट्रीटमेंट क्या? एंटी इन्फ्लामेटरी दो, एनसेड्स दो। अगर एनसेड से पेन रिलीव नहीं हो रहा, बार बार पेन हो रहा है, कोल्किचीन दो। कोल्किचीन से पेन रिलीव नहीं हो रहा, तो फाइनली यू विल गिव स्टेरॉइड्स। ठीक है, और अगर कॉज
देखो मैंने और क्या क्या कॉज बताए थे, रेडिएशन था तो रेडिएशन एक बार होल्ड करो, कैंसर इन्फिल्ट्रेशन है तो आप कीमोथेरेपी दो, और एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट था यूरेमिक पेरिकार्डिटिस, दैट वी हैव सीन इन द रेजिडेंसी कॉमनली इज पीबी एंड यूरेमिया। तो किसी का सीकेडी का पेशेंट है, कभी उसको पता नहीं लगा, एकदम से 400 ब्लड यूरिया के साथ आया है, 10 क्रिएटिनिन के साथ आया है, तो आप ऑस्कल्टेट करोगे, यू मे फाइंड, कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ ऑस्कल्टेशन इन पेरिकार्डिटिस? I'm not talking about constrictive pericarditis. I'm talking about acute pericarditis. Can anybody tell? ऐसे मत करो यार, फाइनल ईयर के हो सब बंदे। पेरिकार्डिटिस की बहुत बढ़िया भोमराज, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, वेरी गुड। और कोई बता पाएगा? देखो इसमें होता क्या है कि ऐसे सरसर की आवाज आएगी, दोनों पेरिकार्डियम में ना इन्फ्लामेशन होएगा, ये रगड़न से ऐसे सरसर की आवाज आएगी। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, मान लो लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियल रब आ रही है, हाउ विल यू नो वेदर इट इज ऑफ लंग और हर्ट? कैन एनीबडी टेल कि प्लूरल फ्रिक्शन रब है या पेरिकार्डियल रब है? बिल्कुल सही है निरोध, है ना। एज सुन एज वी टेल द पेशेंट टू स्टॉप द ब्रीदिंग ना, तो आप सांस जब रोकते हो तो आपकी सांसें रुकती है, दिल नहीं रुकता। तो पेरिकार्डियल रब तो तब भी प्रेजेंट होगी, अगर वो प्लूरल रब होगी ना तो वो बंद हो जाएगी, यानी बिल्कुल सही। ये आपका पॉइंट, अगर कोई फाइनल ईयर का पेपर दे रहा है या कोई एमडी रेजिडेंसी की प्लानिंग कर रहा है या कोई अभी कर रहा है, तो ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो पेरिकार्डाइटिस का आप समझ गए कि डायग्नोसिस इको एक्सरे से नहीं करना, क्लिनिकली करना है, ईसीजी कराना है, इन्फ्लामेशन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी देना है, कॉज को ट्रीट करना है, अगर यूरेमिया के कारण है तो डायलिसिस कराना है, कैंसर के कारण है तो कीमोथेरेपी करना है, टीबी के कारण है तो स्टेरॉइड प्लस एटीटी देने हैं। कैन एनीबडी टेल, देयर आर लाइक 3-4, आजकल की गाइडलाइन चेंज हो गई, पहले 10-20 इंडिकेशन थे, आजकल मेजर मेजर इंडिकेशन कोई बता सकता है कि व्हेन यू विल गिव स्टेरॉइड इन ट्यूबरकुलोसिस? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ट्यूबरकुलोसिस में एनीबडी? ऐसे मत करो यार, थोड़े से एक्टिव बनो, तुक्का मार लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से स्कूल में हो सब लोग, मारेंगे थोड़ा ना कोई है, तो तुक्का भी नहीं मारना चाहता। चलो, देखो मेन इंडिकेशन क्या है, ब्रेन का टीबी, है ना। इफ यू हैव ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस देन यू नीड स्टेरॉइड्स, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इन दो में यू मस्ट गिव स्टेरॉइड्स विथ एटीटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने पेरिकार्डिटिस डिस्कस कर लिया, नाउ डिस्कस अबाउट पेरिकार्डियल tamponade, cardiac tamponade and massive pericardial effusion। तो देखो अब क्या होता है, लाइक इफ देयर इज ए acute insult like a chest trauma, road traffic accident और aortic aorta का arch of aorta का rupture हो जाए, तो the blood will accumulate rapidly in a pericardial cavity and my heart won't have time to adapt। और जब हर्ट को अडेप्टेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो माई वेंट्रिकुलर कैविटी विल कोलैप्स। ठीक है, जैसे ये मेरा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या है, किसी भी चीज के अगेंस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की आपकी कैपेसिटी क्या है, देखो आपका बीपी कितना है, इस हाँ हैंड में बीपी कितना है, 120/80, तो आपका वेंट्रिकल उतने प्रेशर के अगेंस्ट पंप करता है, तो इमेजिन ही योर लेफ्ट वेंट्रिकल हैज इनफ कैपेसिटी टू पुश अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन आपका राइट वेंट्रिकल बहुत पुअर सा है बेचारा, राइट वेंट्रिकल 10-15 mmHg का प्रेशर होता है नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, तो उसके अगेंस्ट पंप करना है तो उसको कितना प्रेशर जनरेट करने की जरूरत है, 20-30 mmHg, है ना। ये ध्यान से समझना है पूरी फिजियोलॉजी हार्ट की। योर लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस अगेंस्ट योर ब्लड प्रेशर दैट इज इन द रेंज ऑफ 120-80, your right ventricle pushes against your pulmonary arteries that have pressure of normally 15 to 25 maximum, 25 से ज्यादा you say pulmonary artery hypertension। तो इतने कम प्रेशर के अगेंस्ट पंप करता है, और राइट वेंट्रिकल के पास मसल मास भी कम है, तो जब भी एकदम से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा ना, सपोज करो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट है, फिर भी लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको दबा नहीं पाएगा फ्लूइड। लेकिन अगर ये राइट वेंट्रिकल है, मान लो राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल छोटू सा है, प्लस अपना बहुत ज्यादा इसका मसल मास भी कम है, इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम है,
Now this will fluid will immediately push it. Fluid will push it, और इसके पुश होने के कारण ये जो बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये भी वहां पुश होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी वहां पुश होगा। तो यहाँ मेरा कौन पड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जब पुश होगा तो अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डायस्टोल का वॉल्यूम कम होगा तो अल्टीमेटली फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए ज्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में कब आता है, व्हेन यू इंस्पायर, और जैसे ही आप इंस्पायर करा, अब यहाँ ज्यादा ब्लड आया और उस ब्लड ने इधर पुश करा और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को अपोजिट साइड पुश करके लेफ्ट वेंट्रिकल को कैविटी को वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, तो उसका आउटपुट कम हुआ। तो इंस्पिरेशन के दौरान 10 mmHg से भी ज्यादा आपका सिस्टोलिक बीपी गिर जाए, उसको क्या बोलते हैं अपने, पल्सस पैराडॉक्सस। तो कार्डियक टेम्पोनार्ड में पल्सस पैराडॉक्सस मिलता है। साथ में अब आप एक बात समझो, ये मेरा हर्ट है और इसके अराउंड फ्लूइड भर गया बहुत सारा, इसके अराउंड फ्लूइड भर गया बहुत सारा। तो अब क्या होगा, जो भी मैं यहाँ स्टैथ रखूंगा, यहाँ स्टैथ रखा, यहाँ स्टैथ रखा, यहाँ स्टैथ रखा, वहां मेरे को साउंड क्या दे सुनाई देगी, बहुत ही मफल्ड, है ना, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए लार्ज ब्लैंकेट हैज कवर्ड माई हर्ट। ठीक है, थिक ब्लैंकेट, है ना, गर्मियों वाला जो अपने जयपुरी रजाई बोलते हैं, उसने कवर कर लिया तो क्या होगा, आपको साउंड कम आएगी, तो यू विल फाउंड मफल्ड हर्ट साउंड। एंड थर्ड, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो पेशेंट शॉक में आएगा, है ना। ये सारी बातें होएगी पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, लेकिन वहां पेशेंट शॉक में क्यों नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल को अडेप्ट करने का टाइम मिल गया, वो उसको धक्का देने नहीं देंगे, पेशेंट शॉक में नहीं आएगा, एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होगी, और वहां पल्सस पैराडॉक्सस भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार इंस्पिरेशन के दौरान वहां वेंट्रिकल पुश नहीं हो रहा, वहां वेंट्रिकल स्टेबल रह रहा है, क्योंकि हर्ट को पता हो गया कि यार हर दिन 20 ml एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा है, हर साल के अंदर 20 ml एक्स्ट्रा इम्प्लीमेट हो रहा है, 20 साल में 400 ml हो गया, कोई नहीं अपने देख लेंगे। लेकिन यहाँ 10 मिनट में 400 ml एक्स्ट्रा ब्लड आ गया पेरिकार्डियल सैक में, इतनी अपने हर्ट की हिम्मत नहीं है कि वो अडेप्ट कर पाए। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अपने हर्ट को अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिला, पेशेंट विल प्रेजेंटेड शॉक, तो पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, हाइपोटेंशन भी होगा, टेकिकार्डिया भी होगा, और पल्सस पैराडॉक्सस भी होगा। अब इसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, आपको जिफिस्टर्नल अप्रोच बोलते हैं ना, ये मेरा स्टर्नम है, इसका सबसे नीचे वाला जिफिस्टर्नम, इसके अंदर नीडल के थ्रू आप जाओगे, अपोजिट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर को टारगेट करते हुए ऐसे नीडल जाएगी, यहाँ इको का प्रोब रखा होगा, और आप इसके नीडल को, लाइक जैसे एप्पल पेंसिल है, मान लो नीडल है, तो ये नीडल गई और ये जिफिस्टर्नम के अंदर ऐसे चली जाएगी, ये जिफिस्टर्नम में चलेगी। नाउ आई विल suck out all the blood from the pericardial sac। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इन आर रेजिडेंसी ना, हमारे पास ऐसे दो तीन पेरिकार्डियल, दे वर मोस्टली लार्ज पेरिकार्डियल मैसिव इफ्यूजन केसेस, बट वो सडन हुए थे, है ना, लाइक वन पेशेंट वाज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वन पेशेंट वाज ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया, एंड पिक्चर परफेक्ट पेशेंट आया था, है ना, बस प्रॉब्लम ये होती है कि अपने बहुत बार क्या होता है कि उस टाइम तक चीजें भूल जाते हैं, इसलिए एमबीबीएस आता है तो आप बेस्ट फिजिशियन हो, इफ यू नो जस्ट एमबीबीएस वेल ना, तो आपसे बेस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मच ब्रॉड विजन। तो अपना हमेशा एमबीबीएस पे फोकस करो, हर चीज का आंसर स्पेशलिटी नहीं। अब होता क्या है कि वो पेशेंट आया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, his chest was more or less clear, few crepes were present, वो पेशेंट नोन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस था, वी कुड फाइंड पल्सस पैराडॉक्सस इन दैट पेशेंट, ईसीजी में इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस था, S1 S2 were difficult to hear, we got a x-ray that was a very big hurt, we suspected of pericardial tamponade, we got a urgent echo के अंदर there was massive, around 800 ml of the blood was there, we aspirated that was lymphocytic predominant with hemorrhagic, तो वो ट्यूबरकुलर ब्लड था, तो उसके अंदर पेशेंट को अपनों ने एटीटी विद स्टेरॉइड दिया, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक स्टफ, है ना। देखो अगर आपका ये वाला जुगाड़ सही है तो at PHC level you can also diagnose the case of pericardial tamponade, you should just be vigilant enough, आपको बीपी देखना है, पल्स देखना है, चेस्ट हमेशा, चेस्ट तो ऑस्कल्टेट करनी है, लेकिन आपको उसका हर्ट ऑस्कल्टेशन भी करना है, यू कैन फाइंड दीज फाइंडिंग्स। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यू कैन नॉट वेट।
लास्ट आता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन के अंदर देयर इज स्लो डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड, सो योर बॉडी हैज टाइम टू अडेप्ट रिगार्डिंग द फ्लूइड, तो द पेशेंट विल नॉट प्रेजेंट इन शॉक, शॉक के अंदर नहीं आएगा वो। सेकंड, पेशेंट के अमाउंट आपको मैसिव मिल सकता है, यू कैन फाइंड 500 ml ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस। तो इस केस के अंदर पेशेंट का सडन प्रेजेंटेशन नहीं होगी, ग्रेजुअल प्रेजेंटेशन होगा, आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पीडल इडीमा, फेलियर वाली पिक्चर लेके आ सकता है। एंड आपने ऑस्कल्टेट करा, आपको मफल्ड साउंड आई, आपने एक्सरे कराया, यू फाइंड मनी बैग हर्ट। आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऊपर छोटा सा पेडिसल होगा, नीचे इतना बड़ा हर्ट होगा, दैट इज मनी बैग हर्ट। तो जो हमारे पास आया था, that were like we had 3 patients of massive pericardial effusion that have telltale signs of pericardial massive pericardial effusion, and all 3 were hypothyroid. 2 were primary hypothyroidism due to Hashimoto itself, and one was the patient of Sheehan जिसकी central axis ही चली गई है, तो she has hypothyroidism due to lack of thyroid stimulating hormone. तो इन तीनों पेशेंट्स दे वर ऑल थ्री वर न्यूरल डायग्नोज है ना, नन वर अवेयर ऑफ देयर हाइपोथायराइडिज्म, एंड ऑल थ्री वर स्टेबल। दैट इज द मेन पॉइंट आई वांट टू टीच यू ऑल, कि सारे पेशेंट स्टेबल आए थे, बिकॉज दैट वाज नॉट इमरजेंसी, वो उनका 5 10 15 साल से एक्यूमुलेट हो रहा था फ्लूइड। वी गॉट देयर थायराइड रिपोर्ट, दे वर ऑल फीमेल, मिडिल एज फीमेल, all other signs of hypothyroidism. We got their T3 T4 TSH, and we start them on steroids with अपना thyroxine, and everybody is like pleural effusion responded within 3 months. You do not need to tap a case of pericardial effusion due to hypothyroidism. ठीक है। कैन एनीबडी टेल यार व्हाई आई एम सेइंग इन दीज केसेस कि मैंने स्टेरॉइड दिया थायरोक्सिन के साथ? कैन एनीबडी टेल हाइपोथायराइडिज्म में व्हेन डू यू गिव स्टेरॉइड? ऐसे मत करें। देखो, जब भी हाइपोथायराइडिज्म किसी को कोई तो हिंट दो यार, ऐसे मत करो, किसी को नहीं आइडिया। ठीक है यार, ये अभी के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज आज एक बार जाके सर्च करना कि व्हेन डू यू गिव स्टेरॉइड इन हाइपोथायराइडिज्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज जाके सर्च करना, कल तक यू टेक्स्ट मी, अगर कल तक कोई नहीं बता पाता देन आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज है। तो अपने इन केस के अंदर आई विल गिव यू हिंट, कोमा, है ना, अब इतना बता देना। ठीक है, देन फाइनली पेरिकार्डियल एफ्यूजन अपनों ने देख लिया, कॉमन कॉज ये है। फाइनल डिजीज वी सी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हमारे पास जैसे 2 केस आए थे रेजिडेंसी में, ये सारे सर लोग ही डायग्नोज करते थे, वी जस्ट हम उनको प्रेजेंट करते थे, देन तो यार ये जैसे यही चीज होता है कि अपने एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस में पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम तक देखा नहीं होता, रेजिडेंसी में जब सामने आता है तब पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं हो पाता। तो बस आपका एज रेजिडेंट काम क्या है, यू जस्ट प्रेजेंट ए गुड थॉरो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, देन सर लोग बहुत इजीली बढ़िया डायग्नोसिस बनाते हैं। बिल्कुल सही आयुषी, मिक्सेडीमा कोमा, वहां आप स्टेरॉइड देते हो, क्योंकि जब भी आप एकदम से लाइक सी, इफ आई एम ए हाइपोथायराइड with a TSH of more than 100 and I presented you with hyponatremia, altered sensorium, mixed edema, coma. It is very rare nowadays because of early investigation. तो होगा क्या, आपने मेरी जान बचाने के लिए मेरे को थायरोक्सिन दिया, दबा के थायरोक्सिन दिया, आईवी दिया, फिर ओरल दिया, लेकिन द प्रॉब्लम इज योर एड्रिनल्स वर नॉट अडेप्टेड फॉर फास्ट मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। वो पिछले 10 साल से बेचारी स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ काम कर रही थी। आपने एक साथ थायराइड दिया, एक साथ थायराइड देने के कारण आपकी एड्रिनल को एक साथ बहुत सारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आपका बीपी और मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए बनाना पड़ा, एंड इमीडिएटली you will go in adrenal crisis. That is why you give hydrocortisone while the initiation of thyroxine in a patient of myxedema coma,
क्योंकि आप एक बीमारी से लड़ोगे दूसरी सामने आ जाएगी, बिकॉज स्टोर्स विल गेट एम्प्टी डाउन ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म। तो आपको उस चीज का हमेशा ध्यान रखने का। तो फाइनली वो आपने आ रहे थे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस पे। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होता है यार, द वर्ड इटसेल्फ टेल यू देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम बट इट इज कंस्ट्रक्टिंग द हार्ट। तो आप देखो, ये मेरा नॉर्मल एंडोकार्डियल सैक है और ये उसके पास पेरिकार्डियम है। एज आई टोल्ड यू, नॉर्मली दे आर वेरी वेल टुगेदर, है ना। इसके बीच में 50 ml की एक पतली सी बढ़िया सी ऑयली लेयर है फ्लूइड की, जो कि दोनों का बिल्कुल नॉन फ्रिक्शनस मूवमेंट कराई जा रही है हार्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट if this pericardium has inflammation for 5 years, 4 years, 3 years, it get calcified. Now it has zero mobility. अब इसकी जीरो मोबिलिटी है तो उसके कारण क्या होगा, ये यहीं की यहीं पड़ी, अब बेचारा यही मूव करेगा। और आप देखो, अब मैं इसको 70 की बीट पे दौड़ाऊंगा, यू कैन ऑल हियर दिस साउंड, दैट इज पेरिकार्डियल नॉक। और आप देखो डायस्टॉल के टाइम ही हो रही है। ये देखो, जब मेरा वेंट्रिकल फिल हो रहा है देन इट स्ट्राइक्स द पेरिकार्डियम, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब नहीं हो रहा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेरिकार्डियल नॉक और शॉक और पेरिकार्डियल रफल, पेरिकार्डियल नॉक, दैट इज ए डायस्टोलिक साउंड। जब भी ये डायस्टॉल हो रहा है, जब भी ये डायस्टॉल हो रहा है, दे इट विल स्लैप द पेरिकार्डियम बिकॉज इट इज नॉन मूवेबल। सो आप एक चीज और देखो, यहाँ नॉर्मली ये इसको दबा रही थी, दोनों एक साथ दब रहे थे, तो क्या हो रहा था कि during ventricular filling there is a little bit of resistance, but यहाँ you can see there is no resistance। लेकिन यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ तक कोई ऐसे ही जैसे ये स्लैप कर रहा है देर इज नो मोर ब्लड फिलिंग। तो देर इज रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग इन द डायस्टोल फॉलोड बाय सडन अरेस्ट ऑफ द डायस्टोल नोन एज पेरिकार्डियल नॉक। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो आपको इसको क्लिनिकली पेरिकार्डियल नॉक मिलेगी, दैट इज ए डायस्टोलिक साउंड। पेशेंट आपके पास जो आएगा, जो हमारे पास आया था, और शुरुआत में आई मिसडायग्नोस्ड, फिर लेटर सर गॉट ए एक्सरे एंड इको एंड ही टोल्ड इट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। द पेशेंट वाज लीन एंड थिन, ठीक है, एंड पेशेंट का अपना पीडल इडीमा था, असाइटिस था, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली था, नेक वेन एंगोस थे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी था। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुअर डायस्टॉल है, पुअर डायस्टॉल है। ये देखो, कभी फिल हो ही नहीं पा रहा पूरा। अभी देखो, अभी ये यहाँ है, नॉर्मली ये पूरा ऐसे हो रहा था, पूरा वेंट्रिकल फिल हो रहा था, अभी बस यहीं तक फिल होता है और ये वापस मुड़ जाता है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पुअर है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी पुअर होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर यूजुअली दोनों फेल हो जाते हैं। और जो कॉमन प्रेजेंटेशन आती है अर्ली स्टेज में, मैंने आपको अभी भी बताया था, दोनों को दबाना किसका आसान है, दोनों को, दोनों में से कौन से वेंट्रिकल को दबाना आसान है, राइट वेंट्रिकल को दबाना आसान है। तो पहले पेशेंट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगा, थोड़े टाइम बाद वो बाई वेंट्रिकुलर फेलियर एलवीएफ और आरवीएफ के साथ प्रेजेंट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसको कैसे डायग्नोस करोगे, इसको एक्सरे पे डायग्नोस करोगे, कैल्सिफिकेशन दिखेगा, आपकी जो हर्ट बॉर्डर है उसको आपको कैल्सिफाइड दिखाई देगी। यू गेट ए एचआरसीटी थोरेक्स, उसमें कैल्सिफिकेशन दिखेगा। फाइनल ट्रीटमेंट इसका पेशेंट का क्या है, यू विल स्ट्रिप द पेरिकार्डियम, पूरी पेरिकार्डियम जो ये थी इसी को ही निकाल दो। यू विल डू पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग, आप चेस्ट को ओपन करोगे, सारी पेरिकार्डियम को फाड़ के हटा दोगे, हर्ट को खुला दौड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से दौड़ेगा वो। देयर विल बी नो डायस्टोलिक रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इट इज ए गुड ग्लोबुलर हर्ट, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि हर्ट को एक डब्बे में बंद करके रख दिया, नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट। ठीक है, तो आपको इसका डायग्नोसिस कैसे, एक्सरे पर है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्या, पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग, कॉमन कॉज क्या इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस, लंबे टाइम तक ट्यूबरकुलोसिस रहता है और वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस करा देता है। नाउ आई विल टेल यू the concept of low voltage ECG. Can anybody type in the chat what are the causes of low voltage ECG? कोई भी बता दो। Restrictive cardiomyopathy, I'm not sure यार, वो low voltage है, don't think so, वो low voltage कराता है। और कुछ पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ना, डिस्कस कर रहे हैं तो बोलो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखो, मैं भी पहले रटता था,
क्योंकि इसका सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझो। देखो, नॉर्मली मेरा हर्ट बिल्कुल जस्ट बीनीथ माय रिब केज शांति से पड़ा है। तो जितना ये जैसे सपोज दिस इज माय रिब केज, दिस इज माय हर्ट, नॉर्मली इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, नॉर्मली इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो मेरी सारी इतनी सी पतनी सी लेयर है मेरे हर्ट के बीच में, और मैं ईसीजी के इलेक्ट्रोड इधर लगा रहा हूँ। तो देयर इज वेरी लेस गैप बिटवीन द हर्ट एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो मेरे जितनी पावर ऑफ हर्ट है उतना क्यूआरएस वहां दिख रहा है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है। नाउ सी, इफ ड्यू टू एनी रीजन ना मैं इन दोनों के बीच गैप बढ़ा दूं, मैं हर्ट के बीच और रिब केज के बीच गैप बढ़ा रहा हूं। अब गैप बढ़ गया तो क्या हो गया, बीच में इतना सारा खाली गैप आ गया। तो उसके कारण क्या होगा, ये हर्ट तो यहाँ उतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ कंडक्शन इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ तक जाते जाते क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड कम दिखेगा, दैट इज लो वोल्टेज ईसीजी। लेस देन 5 mm इन चेस्ट लिम्ब लीड्स, लेस देन 10 mm इन चेस्ट लीड्स। तो अब आप सारे कॉजेज जो रटते हो उसको अब अप्लाई कर दो। जैसे ये नॉर्मल हर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ क्यूआरएस आ रहा है, बढ़िया क्यूआरएस आ रहा है। अब मान लो मैंने पेरिकार्डियल इफ्यूजन कर दिया मैसिव, तो इतना सारा यहाँ फ्लूइड आ गया, यहाँ हर्ट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करे, लो वोल्टेज ईसीजी। मान लो मैं मॉर्बिडली ओबीज हूँ, तो मैंने हर्ट को तो यहीं पड़ा रहने दिया, लेकिन मेरी चेस्ट वॉल बहुत ऊपर चली गई, चेस्ट वॉल बहुत आगे चली गई, बहुत सारा फैट आ गया, तो भी क्या हुआ, लो वोल्टेज ईसीजी। मान लो मेरे लंग्स को बहुत इन्फ्लेट कर दो, जैसे सीवियर सीओपीडी का पेशेंट है, तो यहाँ इतनी थिन लेयर ऑफ लंग होती है, थिन लेयर ऑफ लंग होती है हर्ट के जस्ट साइड में आगे। तो अब ये लंग इन्फ्लेट हो गया, सीओपीडी का एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो आप पढ़ते हो वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग हो जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, लंग दूर हो जाएगा, तो उसके कारण चेस्ट वॉल दूर होगी, तो भी क्या होगा, लो वोल्टेज ईसीजी। कार्डियक टेम्पोनर, चेस्ट वॉल दूर होगी, हर्ट दूर हो गया, क्या हुआ, लो वोल्टेज ईसीजी। तो आप, आई होप इट इज बेटर क्लियर नाउ कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लो वोल्टेज ईसीजी, है ना। इसको आप हर जगह रटो मत, सिंपल सी बात, दोनों में दूरी बढ़ा दो तो वो लो वोल्टेज ईसीजी होगी। आपने भले ही वहां फ्लूइड भरा, भले ही वहां आपने आपने एयर भर दी, जैसे सीओपीडी हो गया, या फिर आपने ओबीज कर दिया पेशेंट को, दिस ऑल आर लो वोल्टेज ईसीजी। तो किसकी फाइंडिंग है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनार्ड की। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का कंसेप्ट क्या है ये समझो। इसमें क्या है, इतना सारा फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड के अंदर हर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारा इधर उधर बाउंस कर रहा है कमरे के अंदर। तो कभी तो चेस्ट वॉल के पास आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी दूर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी पास आके कभी दूर जाके। तो ये क्या हुआ, इस टाइम तो क्यूआरएस बड़े बड़े आएंगे, और दूर आएगा तब क्यूआरएस छोटे छोटे आएंगे। दैट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, जस्ट गिव मी ए थम्स अप अगर अब तक वाला सभी को क्लियर है, देन वी विल गो टू द स्लाइड्स। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, इनफ है, अभी क्लियर हुआ मामला अब तक का। ठीक है, ठीक है यार, अब अपने फटाफट सारी स्लाइड्स एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेंगे हम। देखो, अब पेरिकार्डियल डिजीजेस, इसमें देखो सबसे पहला पेरिकार्डाइटिस है, ये तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देन सेकंड कार्डियक टेम्पोनर्ड, ये एक्यूट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये क्रॉनिक एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड है, टाइम मिल गया। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसके कारण वर्ड क्या है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है। ये हर्ट आप देख सकते हो, ये पेराइटल पेरिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम है। ये बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है, नॉर्मल अमाउंट लगभग 50 ml होती है। नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट कितनी होती है, लगभग 15 ml होती है, 15 से 20 ml। पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, पेन होगा क्योंकि स्ट्रेच ऑफ द पेरिकार्डियम से पेन होता है, इसलिए लाइंग डाउन पे पेन ज्यादा होता है। रेडिएट टू ट्रेपेजियस एंड नेक। कॉजेज क्या है, या तो इन्फेक्शियस कॉज है, जैसे वायरस मोस्ट कॉमन कॉज। उसके अलावा पोस्ट एम आई, पोस्ट माइकोडियल इन्फेक्शन, ड्रेसलर सिंड्रोम। यूरेमिया, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, डायलिसिस करोगे। वायरस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, एनसेड करोगे। नियोप्लास्टिक, जैसे कार्सिनोमा दैट आर नियर द हार्ट, जैसे ईसोफिगस, लंग, ब्रेस्ट, लिम्फोमा।
और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि एसएलई के साथ एसोसिएटेड है वो कौन सा है? पेरिकार्डाइटिस के साथ एसएलई कॉमनली एसोसिएटेड होता है। डायग्नोसिस मैंने बताया, क्लिनिकल फीचर आपके पास क्लासिकल चेस्ट पेन का पेशेंट आएगा जो कि पेरिकार्डाइटिस का पेन होगा, कनकेव एसटी एलिवेशन होंगे और पीआर सेगमेंट डिप्रेशन। अब इन सबको इस ईसीजी में मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। सी, ये आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो कनकेव एसटी एलिवेशन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, कन्वेक्स नहीं है, नॉर्मल। और आप यहाँ देखो बेस लाइन से पीआर सेगमेंट देखो, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस है। तो अब आप देखो ये आर है, ये पी वेव है, इसके बीच में क्या हुआ? पीआर सेगमेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे है, नॉर्मल से नीचे है, ये नॉर्मल के कंपैरिजन में पीआर सेगमेंट नीचे है, दैट इज नोन एज पीआर सेगमेंट डिप्रेशन। ये आप यहाँ भी देखो क्लियरली दिखाई देगा, मैं लाइन बनाता हूँ नीचे आ रहा है, ये लाइन बना रहा हूँ नीचे आ रहा है, दैट इज पीआर सेगमेंट डिप्रेशन। तो आप देखो सब सेगमेंट में एसटी एलिवेशन है, तो ऐसा तो है नहीं इस बेचारे की सारी हर्ट वॉल एक साथ रुक गई। इसका रीजन क्या है? इसके पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है पेरिकार्डियम का, ठीक है। ये देखो इस ईसीजी में भी आपको पीआर सेगमेंट डिप्रेशन बताया हुआ और कनकेव एसटी एलिवेशन बताया हुआ। चेस्ट एक्सरे इको नॉर्मल मिलेंगे, ये गलती नहीं करानी कि बेचारा आपने बोल दिया इस पेशेंट को तो पेरिकार्डाइटिस है ही नहीं, मैंने तो इको भी करा के देख ली। पेरिकार्डाइटिस इज ए क्लिनिकल एंड ईसीजी बेस्ड डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या है? कॉज को ट्रीट करो, और वायरल मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रीटमेंट के एनसेड, एनसेड से सही नहीं हो रहा, कोल्किचिन, कोल्किचिन से सही नहीं हो रहा, स्टेरॉइड दे दो। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर एटीटी विद स्टेरॉइड दे दो। यूरेमिया है तो बॉडी में गंदा खून ज्यादा है, मतलब आप खून निकालो, मतलब डायलिसिस करो। मेलिग्नेंसी के बाद हो रहा है तो क्या दोगे? कीमोथेरेपी। एसएलई के बाद हो रहा है तो क्या दोगे? स्टेरॉइड दोगे। इन दोनों डायग्राम से देखो, ये पेरिकार्डियम है, ये पाउच है जिसके अंदर हर्ट है, नॉर्मली 50 ml फ्लूइड होता है, भर गया तो उसके, अब देखो यहाँ नॉर्मली हर्ट आराम से स्लिप अराउंड हो रहा है, लेकिन कीप्स द हर्ट इन प्लेस, लेकिन ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, फ्लूइड चला जाएगा, फ्रिक्शन होगा, दिक्कत ज्यादा होगी। यहाँ देखो इन्फ्लामेशन हो रही है, थिकंड हो रही है पेरिकार्डियम सारी, इन्फ्लामेशन हो गया पेरिकार्डियम। कॉम्प्लिकेशन पेरिकार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां थोड़ा बहुत पानी लीक आउट होगा, इट विल कॉज इफ्यूजन। अब देखो कार्डियक टेम्पोनॉट के एक्यूट एक्यूमुलेशन है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कंपनसेट, तो पेशेंट विल प्रेजेंट इन शॉक। तो आप बैक स्प्रेड, आपका फेमस क्वेश्चन है, लो बीपी, डिस्टेंशन ऑफ जुगुलर वेन और मफल्ड हार्ट साउंड। अब मेरे को फटाफट कोई बताओ, अगर मैं लो बीपी को भी यहाँ रहने दूं, डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन भी रहने दूं, और मफल्ड हर्ट साउंड की जगह मफल्ड लंग साउंड बताऊं, तो क्या डायग्नोसिस होगा इसका? फेमस क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया प्रशांत, बहुत बढ़िया। इट विल बी टेंशन निमोथोरक्स। और मैं बता दूं यार, बी अवेयर ऑफ सच ट्रायड्स, ये सिर्फ आपके पीजी के लिए नहीं लिखे हुए, ये क्वेश्चन आपके सामने ये पेशेंट जेन्युइनली आते हैं, वी यूजुअली मिस दैट पेशेंट, है ना। तो डू नॉट एवर लाइक अंडर एस्टिमेट दीज ट्रायड्स, है ना। ये चीजें आपके दिमाग में फिट रहेगी तो सामने वाला पेशेंट आपसे मिस नहीं होगा, बट वरना इट इज वेरी कॉमन टू मिस दीज पेशेंट्स, ठीक है। सो इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, buildup of fluid और एयर, जिसको न्यूमोपेरिकार्डियम, आई विल शो यू द एक्सरे इन फ्यू मिनट्स। ये आप देखो इतना सारा ब्लड भर गया है यहाँ, कॉज क्या है? ट्रॉमा, एओर्टा का रप्चर या फिर वेंट्रिकल का रप्चर, जैसे मैसिव एमआई हुआ, तो मैंने आपके जब एमआई का कॉम्प्लिकेशन बताया था, वहाँ एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या बोला था? पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड। यहाँ वर्ड बार बार क्या यूज कर रहे हैं अपने? सडन एक्यूमुलेशन हो रहा है, बॉडी को टाइम नहीं मिल रहा, पेरिकार्डियम कैन नॉट एडजस्ट, तो इसके कारण प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकल की कैविटी कोलैप्स होगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन स्लो, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ? स्लोली डेवलपिंग ओवर द टाइम, allows the pericardium to stretch and accommodate bigger volume of fluid, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, अब देखो मैंने जो आपको हाथ से फंडा सिखाया था वो यहाँ आपको पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये नॉर्मल आरवी है, ये एलवी है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देखो यहाँ ब्लड ज्यादा आता है, तो आरवी का सेप्टम देखो, सेप्टम क्या हो रहा है? उस साइड पुश कर रहा है, ये देखो ये जो एरो बना हुआ सेप्टम उस साइड पुश कर रहा है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा ब्लड आ गया। तो नॉर्मली क्या होता था,
कोलैप्स नहीं करता था, क्योंकि देखो नॉर्मली ये जो व्हाइट एरो बने हुए हैं ना, इसकी जगह ये ऐसे पेरिकार्डियम ऐसे खिंचती थी बाहर की तरफ। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, इतना सारा फ्लूइड आ गया तो पेरिकार्डियम तो स्ट्रेच हो नहीं रही है, तो ये इसी को वेंट्रिकल को अपोजिट साइड पुश कर देगी, तो आउटपुट कम हो जाएगा। वेंट्रिकुलर वॉल कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होगा। तो इंस्पिरेशन के दौरान देखो पल्स फीबल होगी, ये एक्सपिरेशन के दौरान ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। 10 mmHg का गैप आएगा बीपी में, 10 mmHg से ज्यादा का आएगा, नॉर्मली 10 का आता है। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ टेम्पोनार्ड ये सारे ऊपर वाले हो गए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हर डिजीज को देखो, अपने जितने भी नोट्स आप उठा के देखना, अपने ऐसे डिस्कस करते हैं डिजीज को, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, देन सिम्टम्स, देन डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट। यहाँ भी कॉज अपनों ने देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी में अपनों ने देख लिया कि एकदम से एक्यूमुलेशन हो रहा है इसलिए पल्सस पैराडॉक्सस और शॉक मिल रहा है। कंप्लेन में चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल्पिटेशन, हाइपोटेंशन। ऑन एग्जामिनेशन क्या मिलेगा, पल्सस पैराडॉक्सस मोर देन 10 mmHg फॉल इन सिस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, नॉर्मली 10 mmHg से कम फॉल होता है। बिकॉज इसको पैराडॉक्सस हमारे से एमडी लेवल पे पूछा जाता था, व्हाई इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सस। क्योंकि आइडियली नॉर्मली आपको देखो, मान लो मेरे में पल्स नहीं आ रही तो आप क्या सोचोगे, मैं तो मर गया, तो आप मेरे हार्ट को ऑस्कल्टेट करोगे, आपको S1 S2 नहीं मिलेगी। दैट इज द नॉर्मल थिंग, है ना, कि मेरी कैरोटिड नहीं आ रही, यू शुड थिंक यार आई हैव डाइड, तो आप S1 S2 नहीं मिलनी चाहिए। इसका उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पेशेंट में हो रहा है, इसमें इंस्पिरेशन के दौरान 10 mmHg से ज्यादा का फॉल हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पल्स आ ही नहीं रही है। लेकिन आप मेरा हार्ट ऑस्कल्टेट करोगे, हार्ट तो बराबर दौड़ रहा है, तो इंस्पिरेटरी पल्स तो प्रेजेंट है, इंस्पिरेटरी पल्स तो एब्सेंट है, लेकिन हार्ट बीट ऑस्कल्टेट हो रही है, मतलब पल्सस पैराडॉक्सस, दैट इज पैराडॉक्सिकल। कॉम्प्लिकेशन क्या है, शॉक। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, 40 से 45 डिग्री पे नीडल पे जाओगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस होगा, जिफिस टनल अप्रोच बोलते हैं। देखो ये अपना 3 वे अपने उससे जाएंगे लाइन से, इसकी एक अलग से पेरिकार्डियोसेंटेसिस की किट आती है अराउंड 1900 की, ये वही किट का एग्जांपल है, इसके थ्रू अपने जाएंगे एंड वी विल लाइक ड्रेन आउट ऑल द ब्लड। हमारे पास एक केस था जो कि टेम्पोनार्ड का तो ऐसा सच नहीं था, बट दैट वाज मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और दैट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टेरॉइड्स एंड एटीटी, पेशेंट वाज इन फेलियर। तो हम उसको अर्जेंट में, सर ने बोला तो वी टुक हिम टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड दे डिड दिस पेरिकार्डियोसेंटेसिस। वो अर्जेंटली इसके थ्रू गए, ही दैट पेशेंट रिक्वायर्ड, आप सोचो जो मैं शॉक बोल रहा हूँ वो शॉक था उस पेशेंट में। दैट पेशेंट हैड ए बीपी ऑफ 90/60, दैट पेशेंट वाज ऑन वेजोप्रेसर। हम उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए, वहां बॉस ने अर्जेंटली ये ड्रेन डाला एंड दे इमीडिएटली टुक अराउंड 1 लीटर ऑफ द फ्लूइड। एंड आई विल टेल यू, एज सुन एज दे टुक आउट दैट फ्लूइड ना, उस पेशेंट की इमीडिएटली पल्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इसका सिस्टोलिक बीपी विद सपोर्ट इंक्रीज हो गया, एंड विद इन 24 आवर्स वी टेपर्ड द सपोर्ट, ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। तो ये इमरजेंसी चीजें आपको डायग्नोज करनी आनी चाहिए, सो एटलीस्ट यू कैन बेटर रेफर द पेशेंट टू अ गुड सेंटर। नाउ सी, दिस इज द बीपी ग्राफ। वाई एक्सिस पे बीपी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, एंड यू कैन सी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज फॉल ऑफ द 10 mmHg, है ना, यहाँ देखो 10 का फॉल हो रहा है कम से कम। तो आपका इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड का, उसके कारण वेंट्रिकल पुश हो रहा है, तो ये एग्जांपल भी उसी का है। इंस्पिरेशन के दौरान आरवी में ब्लड ज्यादा आ गया, उसने वेंट्रिकल को पुश कर दिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट कम हो गया। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ पल्सस पैराडॉक्सस। डायग्नोसिस, चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमिगेली मिलेगी, इको में बहुत सारा फ्लूइड मिलेगा, ईसीजी में इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस मैंने आपको बताया पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड और पेरिकार्डियल इफ्यूजन दोनों में मिलेगा, क्योंकि इतना सारा पानी भरा हुआ है, कभी दिल चेस्ट वॉल के पास आके धड़केगा, कभी दूर धड़केगा, तो कभी क्यूआरएस बहुत बड़े आएंगे, कभी छोटे आएंगे, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसकी क्यूआरएस की हाइट तो बड़ी है, इसकी छोटी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, दैट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, अल्टरनेट क्यूआरएस हाइट। यहाँ देखो, ये छोटा फिर बड़ा क्यूआरएस, छोटा फिर बड़ा क्यूआरएस, दैट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। ट्रीटमेंट क्या है मैंने बताया आपको, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज दी, ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसीज, यू शुड ऑल बी अवेयर व्हाट आर द ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी। जैसे मान लो प्रोस्टेट कार्सिनोमा का पेशेंट है, उसको पैराप्लेजिया हो गया क्योंकि कोई स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर था। लिम्फोमा का पेशेंट है या टेरेटोमा का पेशेंट है और सुपीरियर वीना केवा को कंप्रेस कर दिया, सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ
अर्जेंट रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी वाला बहुत डिपार्टमेंट आपको बहुत बार बोलेगा यार तुम रात को 12 बजे मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो, तो यू शुड हैव डेफिनेटली वैलिड रीजन। आपको बोलना है कि बॉस ये पेशेंट सीए लंग का है, ये पेशेंट सीए लंग का है, और इसके अपर लिम्ब और फेस सारा स्वोलन है, पफी है, दिस इज लुकिंग लाइक ए केस ऑफ सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम बॉस। इस पेशेंट को आप अर्जेंट रेडियो दो वरना पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, दे विल टेक टेक द पेशेंट। कार्डियक टेम्पोना, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम यू ऑल नो, है ना। आप कॉमनली हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी को जब कीमोथेरेपी देते हो तो सडन रप्चर ऑफ द सेल से अगर आपने पेशेंट को एडिक्वेटली हाइड्रेट नहीं करा तो पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। देन अदर यू जस्ट रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट आर ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, देयर इज स्लो एक्यूमुलेशन सो देयर इज टाइम फॉर एडेप्टेशन, नो शॉक। मैंने बताया जो हमारे पास आते हैं वो सबसे ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म वाले आते हैं। ये तो होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सीएन में कौन सा होता है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। डायग्नोसिस कैसा होगा, मनी बैग हर्ट और इको के अंदर देख लोगे, S1 S2 आपको मफल्ड मिली होगी। ट्रीट द कॉज मतलब हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करोगे, इसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस नहीं दोगे। ये डायग्राम्स प्लीज यार याद रखना, एम्स पूछता है फेवरेट क्वेश्चन उसका, ये मनी बैग हर्ट है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आया था, ऐसे ही एक्सरे था, ध्यान रखो। कैल्सिफिकेशन हो जाएगा लंबे टाइम तक इन्फेक्शन के साथ। कॉमनली कॉज क्या होता है, कॉमन कॉज इंडिया में टीबी है। पेरिकार्डियम बिकम स्टिफ ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, सो पुअर कॉम्प्लायंस, सडन रैपिड डायस्टोलिक फिलिंग फॉलोड बाय एब्सेंस ऑफ द डायस्टोलिक फिलिंग नोन एज पेरिकार्डियल नॉक और शॉक और शडर, स्टिफ पेरिकार्डियम हो जाएगी। तो यहाँ आप इस एक्सरे को देखो मैंने डाला है, देखो ये जो ये झार है ना, कोई बताएगा ये क्या है, ये चार टांके हैं किसके हैं, स्टेनोटोमी के हैं। अब ये देखो ये आपको व्हाइट से कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन। तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट बेचारा है फूल ही नहीं पा रहा, इतना ही रह के इसको वापस आना पड़ रहा है हार्ट को। ठीक है, पुअर डायस्टोलिक पुलिंग, पुअर कॉम्प्लायंस, पेरिकार्डियल लॉक। कॉमन कॉज क्या है, टीबी और पायो पेरिकार्डियम, मतलब पस भर जाएगा वहाँ। प्रेजेंटेशन मैंने बताई है इस पेशेंट की कॉमनली किसके साथ होती है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर को, कि किसको दबाना आसान है, राइट साइडेड को। बाद में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ आता है। असाइटिस प्रीकॉक्स किसको बोलते हैं, जब असाइटिस पीडल इडीमा से पहले असाइटिस आ जाए उसको असाइटिस प्रीकॉक्स बोलते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए रेलेवेंट है। डायग्नोसिस कैसे, चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, कैल्सिफिकेशन। इन्वेस्ट मेन चीज कैसे कराओगे, HRCP थॉरैक्स। लो वोल्टेज इसी दिखाई देगा कि थोड़ा बहुत फ्लूइड हो सकता है। ट्रीटमेंट मैंने बताया था, पेरिकार्डियम कोई निकाल दो, देखो इसने निकाल दिया, देखो इसने भी निकाल दिए, पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग कर दो, बाद में स्टेरॉइड विद एटीटी तो देना ही है। तो ये देखो ये आज पूरी जो अपने बात करी उसकी बहुत प्यारी सी समरी है। पेरिकार्डाइटिस एक फंक्शनल डिजीज है, पेरिकार्डियम फंक्शन नहीं कर पा रही, वहां पेन हो रहा है, तो इसका फंक्शनल टेस्ट कौन सा है, व्हाट इज द फंक्शनल टेस्ट ऑफ हार्ट इज ईसीजी। तो ईसीजी में क्या दिखाई देता है, पीआर डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन और कनकेव एसटी एलिवेशन। ट्रीटमेंट क्या है, एनसेड और कोल्किचिन। टेम्पोनार्ड क्या है, एक हीमोडायनेमिक डिजीज, यहाँ ब्लड ज्यादा हो रहा है ना, तो हीमोडायनेमिक की डिजीज है, हीमोडायनेमिक की डिजीज है। तो यहाँ आप ट्रीट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी क्या है, हीमोडायनेमिक टेस्ट है, जैसे पल्सस पैराडॉक्सस। और ट्रीटमेंट भी क्या है, हीमोडायनेमिक, मतलब वहां से खून ही निकाल दो। और फाइनली क्या है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या है, वहाँ कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। तो एनाटॉमिकल टेस्ट कौन से होते हैं, सीटी और एक्सरे। तो ट्रीटमेंट भी क्या, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी से कौन सा डिपार्टमेंट रिलेटेड है, सर्जिकल डिपार्टमेंट रिलेटेड है। ठीक है, सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अपना कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, सो यार आई होप it is these all pericardial disease are like better clear to you, ठीक है, as compared to previous। ठीक है, अपने एक बार आई विल फर्स्ट क्लोज द लेक्चर, देन वी विल आई विल ओपन द माइक्रोफोन फॉर एवरीवन, ताकि आप सभी लोग यार अपना डाउट पूछ पाए। अभी एक बात बस मेरे को कम्युनिकेट कर दो, आज का लेक्चर किसी को फास्ट तो नहीं लगा, इनफ स्पीड थी, कोई ज्यादा तो नहीं लगा किसी को। पेरिकार्डियस में आपका कुछ बेटर हुआ पहले से फंडा, जैसे मैं यूजी में था इट वाज लाइक वेरी पुअर कि व्हाट इज पेरिकार्डाइटिस एंड ऑल, है ना। बाद में जाके मेरा क्लियर हुआ कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन, पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड में क्या फर्क है। ठीक है,
किसी को वन वेट, जस्ट वेट 1 सेकेंड. Hold on for just a second. I will come back in 1 minute. Okay.